मकबरा जहांगीर की इमारत जिसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक मुरब्बा इमारत है। इसका हर जिला तकरीबन 260 फुट तवील है। ये इमारत एक बड़े वसी बाग में वाक़े है और इस बाग का हर जिला तकरीबन 1800 फुट तवील है। ये भी एक बहुत बड़ा मुरब्बा है। एक बड़े मुरब्बे के अंदर एक छोटा मुरब्बा है और फिर जो इर्द गिर्द का इलाका है उनको इन बड़ी छोटी नहरों के जरिए 4 हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया गया है। इस तरह जो 4 बाग वजूद में आते हैं उनको मजीद 4 हिस्सों में तकसीम करके कुल 16 बागात को जन्म दिया गया है। ये तमाम कॉन्सेप्ट चहार बाग कहलाता है। इसकी बैकग्राउंड मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारे इस हिस्से में जिसे हम बर्र-ए-सगीर इंडो पाकिस्तान कहते हैं, इन मकबरों को रोज़ा या मज़ार या मसोलियम क्यों कहते हैं। रोज़ा दरअसल एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मैंने बाग के हैं। दूसरा लफ्ज़ मसोलियम का है। मसोलियम दरअसल मसोलियस एक रूलर था रोमन एम्पायर का। जब उसकी वफ़ात हुई और उसकी कब्र पर बहुत बड़ी इमारत तामीर की गई तो मसोलियस के नाम से ही वो इमारत मसोलियम कहलाने लगी। आज मसोलियम का लफ्ज़ हम मकबरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये इन तमाम चीज़ों की वजूहात हैं। अब जब चौहार बाग का कॉन्सेप्ट है वो अगर आप इसको देखें तो मेरे पीछे आपको एक हौज़ नज़र आ रहा है। यहाँ से हर 4 सिमत एक एक नहर जाती है। इन नहरों का तज़किरा कुरान शरीफ में भी है और जो जन्नत का कॉन्सेप्ट कुरान शरीफ में दिया गया है ये कॉन्सेप्ट इस बाग का उसी से ही लिया गया है। 2 अल्फाज की और तशरीह भी बड़ी ज़रूरी है। पहला लफ्ज़ है जन्नत का। जन्नत का लफ्ज़ दरअसल पैराडाइज की ट्रांसलेशन है और पैराडाइज का लफ्ज़ कदीम फारसी ज़ुबान में पाया जाता है जहाँ इसे पैराडीज़ो कहते हैं। पैराडीज़ो उस बड़े बाग को कहते थे जिसके अंदर तो एक बड़ा फलदार और फूलदार बाग हो और उसके चारों तरफ पर एक तवील फसील या बहुत बड़ी दीवार हो, या जो दीवार के अंदर एक बहुत बड़ा बाग होता था उसे पैराडीज़ो कहते थे। इसे पैराडीज़ो के कॉन्सेप्ट ने पैराडाइज को जन्म दिया। अब पैराडाइज की ट्रांसलेशन जन्नत या बहिश्त है। तकरीबन तमाम बड़े बड़े मज़ाहब में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि इंसान मरने के बाद या जन्नत में जाएगा या जहन्नम में। जहन्नम भी जहन्ना से लिया गया और ये भी कदीम फारसी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है। इस्लाम के अंदर जो पैराडाइज या जन्नत का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जन्नत में 4 नहरें होंगी। एक नहर साफ़ पानी की, दूसरी नहर उन मशरूब तहूरा की जिनसे नशा नहीं होता, तीसरी नहर शहद की और चौथी नहर दूध की। इन 4 नहरों को जब मुसलमान फरमारवाओं ने अपने मकाबर में इंट्रोड्यूस किया, ये नहरें दरमियानी मकबरे से शुरू होती और बैरूनी दीवार तक चली जाती। इस तरह बाग 4 हिस्सों में मुनक़सिम हो गया और चहार बाग के कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। इस बाग को भी अगर आप देखें तो इसे अवलीन 4 बड़े बड़े बागात में इन नहरों की वजह से तकसीम कर दिया गया है। जब इनको तकसीम किया गया तो जो बड़े 4 बाग जिन्होंने जन्म लिया वो इतने वसी थे कि ये ज़रूरी महसूस किया गया कि उनको मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। या यूँ कहिए कि मकबरा जहांगीर में एक बड़ा चहार बाग और फिर हर बाग में मज़ीद 4 चहार बाग वाक़े हैं। ये नहरें जो छोटी बड़ी आप देख रहे हैं ये उन्हीं नहरों की वजाहत करती हैं। अब इन नहरों पर छोटी बड़ी पुलियाँ बनाई गई हैं। जहाँ ये नहरें आपस में मिलती हैं वहाँ बड़े बड़े हौज़ हैं, वो चौकोर हैं। उनके हर 4 तरफ पर छोटी छोटी आबशारें हैं। आबशारों के दाएँ और बाएँ जानिब सीढ़ियाँ हैं और जहाँ गुज़रगाहें हैं वहाँ हम देखते हैं कि छोटी छोटी पुलियाँ या ओवर पासेस बना दिए गए हैं। आबशारों की एक खूबसूरती ये है कि जब उनसे पानी आहिस्ता आहिस्ता गिरता था तो उसमें एक झनकार पैदा करने के लिए उन पे एक मखसूस किस्म की कार्विंग की गई। इस कार्विंग को हम चिकन या पिजन ब्रेस्टेड कार्विंग कहते हैं। मकबरा जहांगीर के वसी बाग में जहाँ जहाँ नहरें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ एक जंक्शन पैदा होता है। हर इस जंक्शन पर इस किस्म का एक तालाब बनाया गया है। इन तालाबों की कुल तादाद 8 है। उन्हीं में से ये एक तालाब है। इसमें बीच में एक डिप्रेशन है जो मुरब्बा शक्ल का है, उसमें एक छोटा सा फव्वारा है और हर 4 जानिब उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। इसी प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पे थोड़ी सी डेकोरेशन भी है।
مثال کے طور پر ایک تو یہ تخت کے پائے کی مانند کالمز انٹروڈیوس کیے گئے ہیں جن کا ڈائیمیٹر کافی وسیع ہے. یہ دیکھنے میں منیچر لگتے ہیں لیکن یہ سائز میں کافی بڑے ہیں. چاروں کونوں پر اس قسم کے کالمز ہیں. اوپر آ کر اس تخت کا یہ بارڈر ہے جس پر اسی قسم کے وائن موٹیوز یا انگور کی بیل کے پتے انٹروڈیوس کیے گئے ہیں. یہاں سے آگے جو ہم شکل دیکھتے ہیں تو درمیان میں ایک آبشار ہے اور دائیں اور بائیں جانب ساتھ ساتھ ہاریزونٹل مستطیل پینلز چلتے ہیں. یہ تمام کی تمام کنسٹرکشن سرخ پتھر میں کی گئی. اندر سے یہ تالاب تقریباً 3 فٹ گہرے ہیں. یہاں سے ہم نیچے اترتے ہیں اور ایک سمت میں آئے تو ہمیں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آتا ہے. ایک سوراخ یہاں ہے, ایک اس سمت میں ہے. اس طرح ہر سمت کے درمیان ایک ایک سوراخ ہے. انہی چھوٹے سوراخوں سے پانی باہر کی آبشاروں کو سپلائی ہوتا اور یہی سوراخ اندر کے واٹر لیول کو ایک ہی سطح پر رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے. اب اگر آپ درمیان میں فوارہ دیکھیں تو اس کا جو سینٹرل کالم ہے وہ آپ کو بڑا وسیع اور اونچا نظر آتا ہے اور ان پرپورشنیٹ لگتا ہے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں. وجہ یہ ہے کہ اتنا حصہ اس کا نیچے کا حصہ پانی میں ہر وقت چھپا رہتا تھا اور صرف اتنا حصہ ہی نظر آتا تھا. لہذا اس وقت جب یہ تالاب پانی سے بھرا ہوتا اس کی خوبصورتی اور اس کے پرپورشنز بالکل صحیح نظر آتے. یہ چھت اکبری سرائے کی چھت ہے اور یہاں آپ کو نیچے اکبری سرائے کے حجرے بھی نظر آ رہے ہوں گے. یہی چھت ایک بڑی فصیل کا کام کرتی ہے اور اکبری سرائے کو مقبرہ جہانگیر کے احاطے سے الگ کرتی ہے. اس چھت کی ایک خوبصورتی بھی ہے. ایک طرف تو یہ فصیل کا کام کرتی ہے, دوسری طرف اس کے اوپر یہ ایک پانی کی بڑی نہر چل رہی ہے. اس باغ کے فوارے, واٹر ٹینکس, چھوٹے بڑے نہریں, پھر پودوں کا اتنا بڑا انتظام, اتنے بڑے باغات, ان کو پانی کا سپلائی ایک کٹھن کام تھا. یہ نہر ایک بڑے کنویں سے پانی لاتی, اس پانی کو اوپر اٹھایا جاتا اور اس نہر میں ڈال دیا جاتا اور پھر یہی نہر تمام باغات کو پانی سپلائی کرتی. مثال کے طور پر یہ ایک کنواں آپ دیکھ رہے ہیں جو مقبرہ جہانگیر کے احاطے کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے. یہیں سے پانی راہٹ کے ذریعے باہر نکالا جاتا, پھر ایک اور راہٹ کے ذریعے اسے اوپر اٹھایا جاتا اور اس نہر میں ڈال دیا جاتا. ایسے تقریباً 4 کنویں ہر کونے پر موجود تھے جو اس باغ کو, اس مقبرہ کو اور ان سراؤں کو پانی فراہم کرتے. ان چھوٹے چھوٹے نہروں یا آبی راستوں کے دائیں اور بائیں جانب ہم گرین بیلٹس کو دیکھ سکتے ہیں. انہی گرین بیلٹس میں یہ سرو کے درخت اور پھر یہ فلاور بیڈز ہیں. ہر 2 گرین بیلٹس کے دائیں اور بائیں جانب 2 فٹ پاتھس نظر آتے ہیں جو برک ورک کے کام سے مزین ہیں. ان آبی راستوں کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اختتامیہ پر پہنچ کر جہاں سے پلیٹ فارم شروع ہوتا ہے یک لخت ختم ہو جاتی ہیں, لیکن یہ کبھی اوور فلو ہونے نہیں پاتی تھی, بلکہ اگر ہم دیکھیں تو دائیں اور بائیں جانب ہمیں چھوٹے چھوٹے اپرچرز یا ہول نظر آتے ہیں جہاں سے پانی رس کر ان لانز میں چلا جاتا اور یہ نہریں یا آبی راستے کبھی اوور فلو نہ ہونے پاتے. یہاں جب یہ اچانک ختم ہوتے ہیں تو پھر جس جگہ سے پلیٹ فارم کا نچلا حصہ شروع ہوتا ہے اور ہم اس سطح تک پہنچتے ہیں جہاں پھر 5 سیڑھیوں کا ایک زینہ ہے. یہ تمام کی تمام سیڑھیاں سرخ پتھر سے بنائی گئی ہیں. یہ پلیٹ فارم تقریباً 260 فٹ چوڑا ہے اور ہر سمت میں اتنی ہی لمبائی رکھتا ہے اور سطح زمین سے تقریباً 3 فٹ یا اس سے تھوڑا بلند ہے. اس کے اوپر ہمیں بہت ہی خوبصورت قسم کی ڈیکوریشن نظر آتی ہے اور اگر ہم اس کو قریب سے دیکھیں تو اس میں بہت سے پتھروں کی آمیزش نظر آتی ہے. پلیٹ فارم کے اوپر جو ایج ہے وہاں ہمیں ایک سرخ پتھر کا بارڈر نظر آتا ہے. اس سے آگے آئیں تو ہمیں سفید سنگ مرمر کی مستطیلوں اور سنگ بادل کے مربعوں کا کمبینیشن نظر آتا ہے. ہر مربع کے گرد 4 مستطیلیں سیٹ کر دی گئی ہیں. ان سے تھوڑا آگے چلیں تو ہمیں ایک طویل بارڈر چلتا نظر آتا ہے. بارڈر کے وسط میں زرد رنگ کا پتھر ہے جبکہ دائیں اور بائیں جانب کالے رنگ کی پٹیاں ہیں. اس کے آگے آئیں تو ہمیں پتھروں کی ایک اور کمبینیشن نظر آتی ہے جس میں چھوٹے اور بڑے مربع جات اور پھر ان کے گردا گرد بہت سی مستطیلیں نصب کر دی گئی ہیں. یہ تمام کا تمام کاروبار جو ہے سنگ بادل میں کیا گیا ہے. اس کا کل فاصلہ تقریباً 2 گز کے قریب ہوگا. اس کے آگے آئیں تو ہمیں ایک اور زرد رنگ کا بارڈر نظر آتا ہے. اس بارڈر کی دونوں جانب بھی سیاہ رنگ کی پٹیاں ہیں. اس بارڈر کے مزید آگے
हमें फिर वैसे ही पत्थरों की कम्बिनेशन नज़र आती है जैसे सुर्ख बॉर्डर के साथ नज़र आई थी, यानी बीच में संगे बादल का मुरब्बा है, उस मुरब्बे को चारों जानब से सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों ने और मुस्ततील शक्ल के पत्थरों ने घेरा हुआ है। इस बॉर्डर के इख्तितामिये पर एक और बॉर्डर नज़र आता है जिसके बाहर सफ़ेद स्याह रंग का बॉर्डर चलता है। यहाँ से ही इस मकबरे की असल इमारत शुरू होती है। ये इमारत तमाम की तमाम सुर्ख पत्थर से बनाई गई है, जबकि बीच बीच में इनले का काम सफ़ेद संगमरमर और स्याह संगमरमर से किया गया है। यहाँ काबिल गौर चीज़ ये है कि इसके कोनों पे हमें छोटे छोटे मिनिएचर कॉलम्स नज़र आते हैं। ये कॉलम काफ़ी हद तक उन कॉलम से मुशाबत रखते हैं जो हमें लाहौर के किला में भी नज़र आए। मकबरा की इमारत एक रेडियल डिज़ाइन पर मबनी है, यानी इसके चारों अतराफ बिल्कुल एक जैसे ही हैं और हर कोने पर एक एक मीनार खड़ा है। ये मीनार 4 मंजिला हैं और इसके एन ऊपर एक छोटा सा पवेलियन है जिसके ऊपर मार्बल का डूम है। इसमें जो डेकोरेशन नज़र आती है उसमें सफ़ेद संगमरमर, जर्द पत्थर और स्याह मार्बल भी शामिल है और जो डिज़ाइन बने हुए हैं वो शेवरन डिज़ाइन है। इसकी जो मुख्तलिफ गैलरीज मुख्तलिफ मनाजिल की निशानदेही करती हैं वो भी आप साफ देख सकते हैं। ये भी चीज़ काबिल ज़िक्र है कि दरमियान का जो मेन रास्ता है उसके दाएं और बाएं जानिब हमें 5-5 आर्चेस नज़र आती हैं। ये आर्चेस ट्यूडर आर्चेस हैं और ऊपर से पॉइंटेड हैं। इनके दरमियान जो फासला है वो एक बड़ा सा सतून या पिलर को जन्म दे रहा है और इसी पिलर के ऊपर हम देखते हैं कि एक डेकोरेटिव बैंड चलता है। इस बैंड के बीच बीच में हमें वो परनाले या वाटर डिस्पोजल यूनिट्स नज़र आते हैं जहाँ से बारिश का पानी नीचे गिरता। इस बैंड के ऊपर हमें छोटी सी एक पैरापेट बनी नज़र आती है जो सफ़ेद संगमरमर से तैयार की गई है। तमाम की तमाम बिल्डिंग जो मुरब्बा शक्ल की है उसके गिर्द एक बरामदा घूम गया है। हर आर्च के पीछे हमें एक एक हुजरा नज़र आता है जो सराय का काम करता है, मासवाए आखिरी आर्च के, जिसके पीछे बजाय हुजरे के वो बरामदा है जो चारों तरफ घूमा हुआ है। यहाँ आप इस बरामदे को पर्सपेक्टिव में बखूबी देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के चारों प्रोफाइल्स या चारों एलिवेशंस पर जो डेकोरेशन है वो इस मकबरा की एक मखसूस शनाख्त है, यानी तमाम की तमाम कंस्ट्रक्शन सुर्ख पत्थर में है, जबकि बीच में इनले का काम सफ़ेद संगमरमर और फिर कहीं कहीं स्याह पत्थर से किया गया है। इस वसी बाग के गिरदा गिर्द जिसमें ये मकबरा वाक़ है एक बड़ी दीवार थी जिसका तज़किरा मैंने अभी आपसे किया भी। इस दीवार के कुछ हिस्से आज भी बाकी हैं। इस अहाता के मगरब की जानब तो सदर दरवाज़ा मौजूद है, लेकिन बाकी 3 अतराफ के ऐन वस्त में बजाय दरवाज़ों के एक एक पेविलियन बना हुआ है जिसके आसार अब भी हैं। इसी सहन या बड़े बहाते बाग के अहाते के कोनों में एक एक ऐसा कियोस्क बना दिया गया है जिसे आप छोटा सा बुर्ज भी कह सकते हैं, या यूँ कहिए कि चारों कोनों पे एक एक बुर्ज था जैसा आप शालीमार बाग की दीवार के कोनों में भी देखते हैं, और दरमियान में 3 तरफ पे पेविलियन थे और चौथी तरफ में इसका दरवाज़ा था। इस बिल्डिंग के अंदर की खूबसूरती, डेकोरेशन, आराइश और कंस्ट्रक्शन का तज़किरा आज भी रह गया। ये मैं इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में अर्ज़ करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।